जय हिंद दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग ब्रिटिश इंडिया एक्ट और अंडरस्टैंडिंग ब्रिटिश एक्ट वाली इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगर तुमने अभी तक फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नहीं देखा है, देन गो थ्रू दैट वीडियो, because in that first video I have explained all the important points of regulating act 1773, and you need to understand those points to connect it with Pitts India Act 1784. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पॉइंट्स, उसके अमेंडमेंट के पॉइंट हमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 समझने के लिए जरूरी है। सो एक बार उस वीडियो को देख लो, और अगर आपने ऑलरेडी देखा है उसे अच्छे से नोट्स वगैरह बना लिया है, देन इट्स कंप्लीटली फाइन। हम अभी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 शुरू करते हैं। ओके, एक एक करके हम सारे एक्ट्स करेंगे जितने भी ब्रिटिश इंडिया एक्ट हैं। जनवरी 25 कितना बढ़िया दिन लग रहा है ना। मैजिकल नंबर्स क्या बुलाते हैं लोग, न्यूमरोलॉजी पे बिलीव रखने वाले लोग। क्या तैयारी कल रिपब्लिक डे की तुम लोगों की? पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रिपब्लिक डे के ऊपर भी बात करेंगे हम लोग, रिपब्लिक डे के सिग्निफिकेंस के ऊपर, क्या क्या सिग्निफिकेंस है रिपब्लिक डे का, स्पेशली रिपब्लिक डे परेड का, है ना। एक डिटेल्ड वीडियो मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर करूंगा रिपब्लिक डे परेड को लेकर। फिलहाल पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं। जो फर्स्ट एक्ट हमने देखा, इससे पहले हमने क्या देखा था कल? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसके बारे में हमने क्या जाना कि ये वो फर्स्ट एक्ट है जिससे ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने की कोशिश करती है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में काफी करप्शन चल रहा था, इसलिए उसकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, उस पर कंट्रोल बनाना, तो नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों है? तो सबसे पहले तो इसके नाम की बात कर लें। इट इज नेम्ड आफ्टर द देन ब्रिटिश पीएम, तभी जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे प्राइम मिनिस्टर? यस, वो पिट वर्ड उसमें है, विलियम पिट। इनको विलियम पिट द यंगर भी बोला जाता है, क्योंकि इनके बाबूजी भी प्राइम मिनिस्टर थे, विलियम पिट द सीनियर, इसलिए इनके साथ ना विलियम पिट द यंगर लगाया जाता है। बड़े प्रोग्रेसिव नेचर के प्राइम मिनिस्टर रहे विलियम पिट द यंगर। He also faced rise of Napoleon, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सेकेंड स्टेज, नेपोलियन का राइज, वो भी इन्होंने फेस किया था। याद रखो थोड़ा इनके बारे में। He was of progressive nature, रिफॉर्म्स लेकर आते हैं ब्रिटेन में कुछ। He also witnessed, क्या क्या विटनेस किया इन्होंने? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उससे इनका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, वो फ्रांस में हो रहा है, बट जब ये ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर हैं तभी इनके टेन्योर में होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सेकेंड स्टेज। राइज ऑफ नेपोलियन भी, ये भी विटनेस किया इन्होंने, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें भी ये रिफॉर्म लेकर आते हैं। एंड ट्राई ही किया, क्योंकि कंप्लीट रिफॉर्म तो आया नहीं, तभी तो खत्म करना पड़ा था आगे जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को। ट्राई टू रिफॉर्म इन ईस्ट इंडिया कंपनी, या और क्या पर्पस? ट्राई टू रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो लास्ट में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया है, उसके ड्रॉबैक्स को दूर करना, यह पर्पस हो गया इनका। और हम कह सकते हैं और टू रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्लियर? पर्पस क्लियर? नाम क्यों पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा? कौन थे भैया ये पिट अंकल? ये ब्रैड पिट नहीं थे, ये विलियम पिट है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द यंगर। सो ये इतना हमने बेसिक इंफॉर्मेशन, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन निकल सकता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन वो निकाला। अब हम फीचर पर चलते हैं। फीचर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट।
फीचर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी पे और ज्यादा कंट्रोल बनाना चाहती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को ये देख रही थी कि वॉरेन हेस्टिंग है ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अभी भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वही है, अभी भी टेन्योर चेंज नहीं हुआ है। अभी भी अगर हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें तो अभी भी वो वॉरेन हेस्टिंग्स ही है। और कल मैंने तुमको बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर करप्शन के चार्जेस चले थे, हालांकि वो उसको उसमें एक्विटल भी मिल गया था, फांसी और जेल नहीं हुआ था। याद रखना इस चीज को, मैनेज कर लिया था उसने। तो पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम में ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या देखती है कि रेगुलेटिंग एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज रेगुलेट नहीं हो पा रही हैं, करप्शन वॉज स्टिल एग्जिस्टिंग, ऊपर से कोऑर्डिनेशन काफी खराब था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का और गवर्नर जनरल का, या गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी उसका सुप्रीम कोर्ट के साथ क्लैश होता था। सो ये सारे चीजों को देखकर जो ड्रॉबैक्स रेगुलेटिंग एक्ट में रह गए थे, उन ड्रॉबैक्स को सही करने के लिए, करप्शन के केसेस को थोड़ा और कम करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी पे और कंट्रोल बढ़ाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। फॉर इंक्रीजिंग more control over the East India Company in India। ठीक है, और जब ज्यादा कंट्रोल बढ़ाना है तो फिर कंट्रोल बढ़ाने के लिए एक बॉडी का फॉर्मेशन करवा दो। कौन से बॉडी का? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉडी। कौन सी बॉडी? ये मुन्ना भाई सर्किट वाली बॉडी नहीं, एक न्यू ऑफिशियल बॉडी जिसका नाम होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन हो रहा है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेल्प से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल बनाने की कोशिश की। किसने? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर था उसका आइडिया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट ये एक्ट लेकर आती है। सो नाउ अब हमें क्या देखना है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देखना है। आ जाइए बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर्मेशन किससे हो रहा है? पिट्स इंडिया एक्ट से। फॉर्मेशन थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है जी, ये तो हमने देख लिया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से क्या होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल? ये एक 6 मेंबर बॉडी होगी, एक 6 मेंबर बॉडी। इस 6 मेंबर बॉडी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चांसलर ऑफ एक्सचेकर को, चांसलर ऑफ एक्सचेकर को तुम हमारे बोलचाल की भाषा में फाइनेंस मिनिस्टर बुला सकते हो यूके का। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चांसलर ऑफ एक्सचेकर, मतलब जिसको आप फाइनेंस मिनिस्टर बुला सकते हैं। इसके अलावा बाकी और कितने मेंबर बच गए? प्लस अदर 4 मेंबर्स, जिसका अपॉइंटमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट करने वाली है। तो इस तरह से एक नई बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई। यहां पे जो मैंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिखा है ना, कंफ्यूज नहीं करना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसका फॉर्मेशन कब होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, रिवॉल्ट के बाद। वो एक डिफरेंट ऑफिस है। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मतलब एक कैबिनेट का मेंबर, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर, किसकी एक्टिविटी देखने के लिए? इंडिया की एक्टिविटीज देखने के लिए, इंडिया की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज देखने के लिए। वो एक सेपरेट ऑफिस है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम का एक ऑफिस पहले से इनके यहां लंदन में, ब्रिटेन में पहले से भी एग्जिस्ट करता था। सो उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एंड चांसलर ऑफ एक्सचेकर को और साथ में बाकी 4 और मेंबर को मिलाकर क्या बनाया गया है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या राइट्स दिए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को? पावर्स गिवन टू बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पावर्स गिवन टू बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर दिया गया that you have all the rights to access
द पेपर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी पेपर होंगे, मतलब चाहे वो पेपर्स रिलेटेड टू रेवेन्यू, पेपर्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल अफेयर्स, जिस भी मैटर से रिलेटेड पेपर हो, वो सारे पेपर का एक्सेस किसके पास है? अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को या ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोल सकती है कि देखो अपने सारे पेपर लाओ, क्या रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, क्या तुम्हारा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें सबमिट करना होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। और इसके साथ ही क्या किया गया, इंडिया में अब इन्होंने डबल गवर्नमेंट सिस्टम का एक नया फॉर्म लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? एंड सो नाउ द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वो किसके हाथ में दे दिए गए? वो गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में, जिसके मेंबर का अपॉइंटमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रहा है। एंड ओनली द कॉमर्शियल फंक्शंस ये किसके हाथ में रहा? इन द हैंड्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको हम बुला सकते हैं अ काइंड ऑफ डबल गवर्नमेंट। विद इन ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर शुरू से एग्जिस्ट कर रहा है गाइस। कोई भी कंपनी बनेगी तो एक ग्रुप ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से हैं। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पिट्स इंडिया एक्ट आने से पहले सब कुछ देख रहे थे, कॉमर्शियल फंक्शन भी, मिलिट्री फंक्शंस भी, या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी। पिट्स इंडिया एक्ट ने बोला कि आज से सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल फंक्शंस देखेंगे और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस या मिलिट्री फंक्शंस, यहां पे मिलिट्री भी ऐड कर लो, ये फंक्शंस आज से कौन देखेगा? ये फंक्शंस देखेंगे कौन सी बॉडी देखेगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो मेन एक्टिविटी है, इसमें दो पार्ट हो गया ना, इसलिए इसको क्या बुलाया गया? डबल गवर्नमेंट, अ काइंड ऑफ डबल गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। नाउ इसके बाद अब एक और चीज जो पिट्स इंडिया एक्ट में कही गई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी टेरिटोरीज है, territories of East India Company in India would now be known as क्या बुलाया जाएगा उसको? पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब यह क्लियर इंडिकेशन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में जो भी टेरिटोरी हथियाई है, जो भी टेरिटोरी कब्जा किया है, जो भी टेरिटोरीज उनके कंट्रोल में है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के वो टेरिटोरी किसका पोजीशन है? ब्रिटिश क्राउन का पोजीशन है या ब्रिटिश गवर्नमेंट का पोजीशन है। हाँ, अब उसको ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर यहां पे होल्ड कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। That is EIC holding it on behalf of the Crown. ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन के बिहाफ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर उन टेरिटोरीज को यहां पे होल्ड कर रही है। दिस वॉज अ क्लियर इंडिकेशन कि धीरे धीरे ग्रेजुअली समडे डायरेक्ट रूल और क्राउन रूल वुड स्टार्ट इन इंडिया। क्यों? क्योंकि जितनी टेरिटोरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हथियाई थी, अब क्राउन ने इंडिकेट कर दिया था कि वो मेरी टेरिटोरी है, राजा मैं हूं, या ब्रिटिश गवर्नमेंट की टेरिटोरी है जिसका हेड राजा था या रानी थी। तो समडे अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसको होल्ड कर रहा है वो तुमसे ले लिया जाएगा। कब ले लिया जाएगा? 1858 में।
So it was a clear indication towards the crown rule in future, not now, which became evident, जो कि सच साबित हुआ, जो कि ट्रू साबित हुआ, since गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्वीन प्रोक्लेमेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से यह बात सच साबित हुई। ये याद रखना है, बस ना लिंक को कनेक्ट करना है। ऐसा अचानक नहीं हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा टेरिटोरी छीन लिया 1858 में, अचानक से नहीं छीना। यहां पे पहले क्लियर इंडिकेशन दिया गया कि तुम्हारी टेरिटोरी आज से क्राउन की टेरिटोरी है, बस तुम उसको क्राउन के बिहाफ पर होल्ड कर रहे हो। इसका मतलब आज नहीं तो कल जब क्राउन का मन करेगा तुमसे ले लिया जाएगा। 1858 में ले लिया गया। ऑल्सो अब करप्शन कंट्रोल करना था, तो करप्शन कंट्रोल करने के लिए वेट, हाँ जी, और करप्शन को कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स में जो करप्शन चल रहा था, पिट्स इंडिया एक्ट ने और एक चीज डिमांड किया, दैट जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो सिविल ऑफिशियल्स हैं, सिविलियंस हैं या मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी इंडिया में और ब्रिटेन में जितनी भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि तुमने जो प्रॉपर्टी बनाई है उसको डिस्क्लोज करो, सो दैट फ्यूचर में 1 साल के बाद, 2, 5, 10 साल के बाद आखिर ये ऑब्जर्व तो किया जाएगा कि इन ऑफिशियल्स की प्रॉपर्टी कितनी बढ़ रही है उनके पेमेंट के कंपैरिजन में, या फिर वो जो करप्शन कर रहे थे उसके वजह से ज्यादा प्रॉपर्टी बढ़ रही है। सो दैट्स वाई ये भी एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया गया था। थोड़ा इसका फायदा हुआ, बट लार्जली सिंस गवर्नर जनरल ही करप्शन में इन्वॉल्व होता था, तो अल्टीमेटली ज्यादा करप्शन में फायदा हो नहीं पा रहा था। थोड़ा फायदा हुआ कि शुरू में कुछ लगाम लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जूनियर ऑफिशियल्स होते थे वो थोड़े डरे, थोड़े सहमे, बट खुद वॉरेन हेस्टिंग करप्शन कर रहा है, तो फिर बाकी कहां से करप्शन खत्म होने वाला है। लिखो इस पॉइंट को, ऑल द ऑफिशियल्स बोथ सिविल एंड मिलिट्री वर आस्क्ड to disclose their property in India and Britain. इसको एक एक्शन कहा जाएगा, an action to control the increasing corruption. ठीक है, ये सारी चीजें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में की गई, बट फिर भी पिट्स इंडिया एक्ट में भी ड्रॉबैक रह गया। एक ड्रॉबैक क्या कि रेगुलेटिंग एक्ट से जो बॉम्बे और मद्रास को सबऑर्डिनेट बना दिया गया था बंगाल के, उस बात पर पिट्स इंडिया एक्ट में कोई भी न्यू प्रोविजन नहीं ऐड किया गया था। एंड इंडियंस के जो इशू थे, इंडियंस के इश्यूज की ड्यू टू दिस करप्शंस द इंडियंस वर सफरिंग, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। And so the drawbacks still existed. ड्रॉबैक्स अभी भी हैं। और देखो, इंडियंस के बातों पर, इंडियंस के डिमांड पर ध्यान नहीं देंगे, तभी तो इंडियंस परेशान थे। और ये सारा गुस्सा, ये सारा डिसकंटेंटमेंट, ये सारी असंतुष्टि धीरे 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 किस में रिजल्ट होती है? रिवॉल्ट में। ड्रॉबैक्स क्या? मेजर ड्रॉबैक्स स्टिल इग्नोर्ड the issues of corruption, misgovernance, being faced by Indians, and no relief to the Bombay and Madras presidencies
who were subordinate to the Bengal, जो बंगाल के सबऑर्डिनेट बन गए थे। बंगाल के सबऑर्डिनेट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बनाया गया था इनको, और इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। ये चेंज हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए चेंज नहीं था। इसका मतलब जो सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी है वो कंटिन्यू है, उसको आगे जाके और ऊपर कर दिया जाएगा सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी को। आगे देखेंगे हम चार्टर एक्ट 1833। खैर, चार्टर एक्ट 1833 पहुंचने में टाइम है अभी। यहां पर बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, तो लास्ट क्लास याद करो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, वहां पे मैंने तुमको बताया कि बंगाल के गवर्नर जनरल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर थे। अब बस उसको कम करके 3 मेंबर कर दिया गया था, बट इससे कुछ बड़ा चेंज नहीं हुआ। तो ये पॉइंट यहां लिख लेते हैं नोट डालकर, इवन आफ्टर reducing the size of Governor General of Bengal's Executive Council from, कितना था गाइज, कितना बताया था मैंने, 4, और अब कितना कर दिया गया, 3, फ्रॉम 4 to 3 members। इससे कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। दिस वॉज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से ट्राई किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल बढ़ाने का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से ट्राई किया गया करप्शन को कम करने का, बट जब वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर नेक्स्ट एक्ट लेकर आएगी जिसको हम लोग चार्टर एक्ट बुलाएंगे। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस चार्टर एक्ट, एंड बिफोर दैट तुम सबको रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हम सबके लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई भी देश, किसी भी देश का संविधान तब तक जीवित है, तब तक अलाइव है जब तक उस देश के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया, इसी से शुरुआत होते हैं प्रीएम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब तक हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी अंडरस्टैंड एंड वी वैल्यू द कॉन्स्टिट्यूशन, द नोबल प्रिंसिपल्स, द आइडियल्स विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी मैसेज के साथ हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू अगेन। जय हिंद।